हेलो एवरीवन। हिस्ट्री की आज हमारी ये दूसरी क्लास। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन हैं। अलग अलग सिंधु स्थल जो अलग अलग राज्यों में प्राप्त हुए हैं उसमें से धौलावीरा अपने जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है और ये धौलावीरा बच्चों गुजरात में स्थित है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 गुजरात। आपको पता होगा राजस्थान में कालीबंगा स्थित है और महाराष्ट्र में दैमाबाद स्थित है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश, पंजाब, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर से लेकर के और पाकिस्तान तक सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थल जो है वो स्थित हैं। आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करें ताकि आपके जो मैप वाले क्वेश्चंस हैं, है ना, आपका एक नक्शा आएगा परीक्षा में तो वो मैप आप कवर कर लेंगे। एक बार मैप लेकर के और ये सिंधु स्थल जितने भी हैं उनको याद कर लीजिए कौन सा स्थल कहाँ पर है। दूसरा प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। अभी प्रश्न ये है कि प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? अब आपको ये प्रश्न एक बार परीक्षा में ये पूछा गया था कि प्रभावती गुप्त किस राजवंश से संबंधित थी जिसने भूमिदान जो है वो किया था, यानी भूमिदान का उल्लेख मिलता है। तो अभी जो प्रश्न है कि ये किसकी पुत्री थी, बच्चों राइट जवाब रहेगा इसका चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त जो है वो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध एक शासिका रही है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, पिता से पुत्र और फिर पौत्र एवं प्रपौत्र को संपत्ति किस व्यवस्था के तहत मिलती है? आपको याद होगा पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति का जो हस्तांतरण होता है उसमें पुरुष के हिसाब से जो है वो संपत्ति हस्तांतरित होती है, तो इसे हम पितृवंशिकता कहते हैं। तो राइट जवाब है ऑप्शन तीसरे का बच्चों स। जिन जिन प्रश्नों के जवाब आपको पता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं, लिखते जाएं, अपना आंसर देते जाएं और साथ ही साथ अपने आंसर को मिलान करते जाएं। नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर को इब्न बतूता ने भारत में सबसे बड़ा शहर बतलाया था? बच्चों याद होगा आपको भारत में अलग अलग विदेशी यात्री भारत की यात्रा पर आए थे, उसमें से एक था इब्न बतूता। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को से भारत आया था और इसने ये बताया था कि भारत में दिल्ली और दौलताबाद दो बड़े शहर हैं। इसमें दिल्ली सबसे बड़ा शहर था, तो अगर दो पूछे जाते हैं ना तब तो आपको दिल्ली और दौलताबाद दोनों लिखने हैं। दौलताबाद महाराष्ट्र में है, लेकिन अगर एक ही ऑप्शन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा किसे बताया है और दोनों ऑप्शन है तो आप दिल्ली करेंगे, तो सही जवाब रहेगा इस प्रश्न का दिल्ली। आपको याद होगा नारियल के बारे में इसने विशेष विवरण दिया है और इब्न बतूता जो है वो भारत की यात्रा पर आया था, तो इसे दिल्ली का काजी भी 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया था। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न। अब देखो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के किए, इसके बाद कुछ लघुतरात्मक प्रश्न लेते हैं, कुछ बड़े प्रश्न भी हमारी इस क्लास में रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्त्री धन से क्या अभिप्राय है? बच्चों आपको याद होगा कि विवाह के समय स्त्री को मिले उपहार पर स्त्री का स्वामित्व माना जाता था, इसे स्त्री धन कहा जाता था। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, मनुस्मृति से आप क्या समझते हैं और इसकी रचना कब हुई थी? तो मनुस्मृति भारत का प्राचीन विधि ग्रंथ माना जाता है। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ पर अलग अलग धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रों का इसकी रचना हुई थी, उसमें मनुस्मृति सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है और इसका संकलन जो है वो 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के मध्य हुआ था। एक बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आप फिर से याद रखेंगे कि मनुस्मृति का संकलन काल क्या था। तो आप याद रखेंगे 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी यानी 400 वर्षों का समयकाल के दौरान इसका संकलन किया गया है। ये भारत का सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां प्रश्न, जातक कथाएं अथवा जातक कहानी क्या है? बच्चों आपको याद होगा कि महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियों का संकलन जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है। 8वां प्रश्न है, सातवाहन कुल के किस शासक ने शक राजा रुद्रदामन के परिवार से विवाह संबंध स्थापित किए थे? तो जो सातवाहन राजा थे ये अपने नाम के आगे अपनी माताओं का नाम जोड़ते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी। और आप याद रखेंगे कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने शक शासक रुद्रदामन के परिवार से विवाह संबंध स्थापित किए थे।
9वां प्रश्न है राजाओं का घर किसे कहा जाता था? तो याद रखना बच्चों, मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी राजगृह है ना, जिसे राजगीर के नाम से भी जाना जाता है। तो राजगृह यानी राजाओं का घर, तो ये राजाओं का घर के नाम से जाना जाता है। मगध जो है वो प्राचीन भारत में जो 16 महाजनपद हुआ करते थे उनमें सबसे प्रसिद्ध साम्राज्य था और इसके अलग अलग राजधानियाँ रही थी, जिसमें प्राचीन राजधानी या प्रथम राजधानी राजगृह थी। अगला क्वेश्चन है कि धम्म क्या है? तो बच्चों बौद्ध धर्म के महान शासक हुए थे अशोक, उसने फिर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था कलिंग युद्ध के बाद। तो मौर्य सम्राट, हालांकि मौर्य थे और बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। तो मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे धम्म कहा जाता है, उसे अशोक का धम्म कहा जाता है। और अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए कई सारे प्रयास किए थे, जिसमें उसने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था धम्म प्रचार के लिए। साथ ही साथ उसने अपने धम्म प्रचार के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसे धम्म महामाद के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 11वां, किन्हीं 2 हड़प्पा स्थलों के नाम बताइए जहां पर पूरी बस्ती किले बंद थी। मतलब ऐसे स्थल जहां पर बस्ती के चारों तरफ किला बनाया हुआ था। तो ऐसे 2 स्थल आप एक तो याद करेंगे, धौलावीरा जो हमने अभी देखा था, ये गुजरात में स्थित है, और साथ ही साथ दूसरा है लोथल, ये भी गुजरात में स्थित है। लोथल जो कि एक गोदीबाड़ा था, एक बंदरगाह था, यहाँ से विश्व की तत्कालीन अन्य जो सभ्यताएं थी उनके साथ इनके व्यापारिक रिश्ते होते थे। और धौलावीरा अपने जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है, यहाँ पे तालाब बने हुए थे, वहाँ से खेतों में सिंचाई की जाती थी। ये दोनों हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, प्रयाग प्रशस्ति क्या है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में हमने प्रत्येक हमारी जो क्लास है उसमें हम 15 क्वेश्चंस लेकर के इस क्लास को, इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये सारे क्वेश्चंस एक ही जगह पर आप प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ के साथ रूप में आपको ये कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको इसकी रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे ऐप में आपको हिस्ट्री की प्रश्न सीरीज मिलेगी, इसके साथ साथ आपको ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल साइंस की, हिंदी साहित्य की, हिंदी कंपलसरी की, सबकी प्रश्न सीरीज आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा वहाँ पे हमारे कंप्लीट कोर्सेज भी मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज में ऑनलाइन टेस्ट जब आप सबमिट करेंगे तो आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा, उसमें आपको आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, कौन सा सवाल गलत हुआ है, कौन सा राइट हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पता चल जाएगी। चलिए बच्चों, राइट आंसर रहेगा कि प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी और ये हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का वर्णन जो है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कुषाण और गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों में एक अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उस समय के जो शासक हुआ करते थे वो अपने अपने राजा के हिसाब से अलग अलग सिक्के जारी करते थे। तो उसमें एक कुषाण शासक जो हुए थे उनके द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के वजन और आकार में तत्कालीन रोमन सम्राटों और ईरान के पार्थियन शासकों के द्वारा जारी किए गए सिक्कों के एकदम बराबर थे, जबकि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के उच्च कोटि के थे। तो ये दोनों में अंतर था। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले साधनों के नाम लिखिए और उदाहरण भी दीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा मुख्यतः नहरों से, कुओं से और जलाशयों के प्रयोग से सिंचाई होती थी। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण के रूप में हम देखें तो सोर्तुगई जो कि अभी फ़िलहाल अफगानिस्तान में पड़ता है, तो यहाँ पर हड़प्पा स्थलों में नहरों से सिंचाई करने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए कुओं का भी प्रयोग किया जाता था। और धौलावीरा जो कि गुजरात में है, यहाँ पे जलाशयों के अवशेष मिले हैं जिनका उपयोग कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। मैंने आपको बताया था कि धौलावीरा जो गुजरात में है ये अपने जल संचयन के लिए जाना जाता था। और आज की हमारे इस क्लास का बच्चों अंतिम प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? तो ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे लंबा जो अभिलेख है उसमें 26 चिन्ह है। याद रखना आपको 26 चिन्ह हैं।
तो ये थी आज की हमारी क्लास। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करेंगे और साथ ही साथ वहाँ पर हमारी जो लाइव क्लास होती है शाम को 8 बजे, उसका लिंक भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। इसी प्रकार की हमारी अलग अलग क्लासें अलग अलग समय पर आती है, जैसे हिस्ट्री की क्लास, हिंदी की क्लास, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी की क्लास, हिंदी साहित्य की क्लास, इंग्लिश की क्लास। इन सब के नोटिफिकेशन आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।